हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बेटा हम लोग जो है इधर बात कर रहे थे, बैंक के विषय में चर्चा चल रही थी, बैंकिंग सेक्टर पढ़ रहे थे। बैंक के विषय में जानकारी हमने कहा था कल की क्लास में कि कल हम बैंक के कार्य के विषय में बताए थे। आज हम आरबीआई के विषय में बताने वाले हैं आप लोगों को, है ना। आरबीआई है क्या, आरबीआई की स्थापना के कैसे स्वरूप रहे, आरबीआई की गवर्नर कौन है, सबसे पहले गवर्नर कौन थे, इस समय गवर्नर कौन है, इसके कार्य क्या क्या होते हैं। आरबीआई के मतलब विषय पे मोटे मोटे तौर पे क्या क्या जानकारी आपको रखना चाहिए, मैं उन सभी मुद्दों पर चर्चा करने वाला हूं। तो सब लोग हेडिंग डालेंगे मेरे बच्चों। आरबीआई ये जान लीजिए इकोनॉमिक्स पार्ट का इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसका पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको कहते हैं। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे कह सकते हैं प्रत्येक देश का एक केंद्रीय बैंक होता है। केंद्रीय बैंक होता है ना। प्रत्येक देश का एक केंद्रीय बैंक होता है। भारत का केंद्रीय बैंक का नाम आरबीआई है। मतलब भारत का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है बेटा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब आप लोग ये जान लीजिए देश का पूरे मतलब प्रत्येक देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है। ठीक, तो अपना एक केंद्रीय बैंक होता है, प्रत्येक देश का होता है। तो प्रत्येक देश के केंद्रीय बैंक के होने की वजह से भारत का भी तो अपना केंद्रीय बैंक होगा, जिसका नाम क्या है? आरबीआई। अगर आपसे पूछे भारत का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है तो आप क्या बताएंगे? आरबीआई। देश में कितने केंद्रीय बैंक होते हैं? केवल एक ही केंद्रीय बैंक होते हैं। प्रत्येक देश में एक ही केंद्रीय बैंक होता है जो समस्त सहायक बैंकों का संचालन करता धरता होता है। ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि भारत की जो आरबीआई है, आरबीआई को कैसे स्थापित किया गया, इसके स्थापना के विषय में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो सबसे पहले 1914 में, ध्यान दीजिए कब बेटा? 1914 में, है ना। 1914 में चैम्बरलिन आयोग प्रथम द्वारा, है ना, चैम्बरलिन आयोग ने प्रथम सुझाव दिया था, है ना। अगर आपसे पूछ ले कि आरबीआई की स्थापना के संबंध में प्रथम सुझाव किस आयोग ने दिया, तो चैम्बरलिन आयोग। और कब दिया था? 1914 में दिया था। लेकिन इस पर मतलब ऐसे ही सुझाव दिया था, इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, कोई मतलब स्थापना पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। और विशेष प्रभाव ना होने के कारण 1926 में, कब? 1926 में पुनः इसकी बात की गई। तो हिल्टन यंग कमेटी द्वारा, इसके द्वारा हिल्टन यंग कमेटी या आयोग, एक हिल्टन यंग कमेटी गठित हुई थी 1926 में। इस हिल्टन यंग कमीशन द्वारा या कमेटी द्वारा एक आरबीआई एक्ट गठित किया गया। क्या गठित किया गया? आरबीआई एक्ट 1934, है ना, मतलब भारतीय केंद्रीय बैंक अधिनियम 1934 बना। तो क्या कहा गया? भारतीय केंद्रीय बैंक अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 बना। ये किसकी सिफारिश पर बना हुआ है? हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर बना हुआ है। ठीक, तो इसी की सिफारिश पर 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 1935 में इसकी क्या हुई? स्थापना। अगर आपसे पूछे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 में हुई। किस एक्ट के अनुसार हुई? तो आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार हुई। किस कमेटी की सिफारिश पर हुई? तो हिल्टन यंग कमेटी पर।
और सबसे पहला सुझाव देने वाली कमेटी का क्या नाम आयोग का? चैम्बरलिन आयोग है। जो देश का मतलब केंद्रीय बैंक देश का कि एक बैंक होता है प्रत्येक देश का, तो हमारे देश का केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? RBI है। ठीक, तो उस समय इसकी स्थापना जो हुई थी, मुख्यालय हेड ऑफिस हेडक्वार्टर जो बनाया गया था वो बनाया था कलकत्ता में। कहाँ बनाया था? कलकत्ता में। ठीक, कलकत्ता में स्थापित किया था। लेकिन 2 साल बाद 1935 के बाद 2 साल बाद 2 वर्ष बाद जो है 1937 में 2 वर्ष बाद 1937 में, कब बेटा? 1937 में, 2 वर्ष बाद 1937 में इसके हेडक्वार्टर को ट्रांसफ़र कर दिया गया। और ट्रांसफ़र कहाँ किया गया? इसका मुख्यालय बदलकर मुंबई कर दिया गया। मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर बदलकर कहाँ कर दिया गया? मुंबई। ठीक, इसको कहाँ रख दिया गया? मुंबई भेज दिया गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, तो आप भी बताएंगे मुंबई में है। ठीक है, अब जैसे इसके स्थापना हुई, स्थापना के संबंध में से किसी बैंक की स्थापना हुई, लेकिन इसका जब तक नेशनलाइजेशन ना हो, और नेशनलाइजेशन आपको पता है, नेशनलाइजेशन जो होगा वो हमारे देश के मतलब देश के आज़ादी के बाद ही होता है। ठीक है, तो भले स्थापना हो गई थी 1935 में और इसका हेडक्वार्टर वगैरह बना दिया गया था, संचालित कर लिया गया था, लेकिन ये हमारे अपने सुझाव पर नहीं चलती थी, ये ब्रिटिश के सुझाव पर चलती थी, ब्रिटिश कानून के आधार पर चलती थी। लेकिन जब हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ, उसके बाद इस बैंक का क्या कराया गया? राष्ट्रीयकरण कराया गया। तो आपसे पूछ लेगा RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आप नोट कर लेंगे 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण कराया गया। लिख लेंगे 1 जनवरी, यहाँ पर नोट करेंगे। इसके बाद 1 जनवरी है ना, 1 जनवरी 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो आप अगला क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को। देखो दोनों डेट में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। मेरे बच्चों ध्यान देना है कि स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई, लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो 1 जनवरी 1949 में हुआ। इसको आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जा सकता है विकल्प में RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने कहा था RBI के संबंध में मोटे मोटे तौर पे जितनी बातें होंगी लगभग मैं उसको प्रयास करूंगा बताने के। चलिए इतनी बातें स्थापना से संबंधित राष्ट्रीयकरण तक हमने बातें क्लियर कर लिया। अब हम जानते हैं कि इस समय सबसे पहले RBI के गवर्नर कौन थे, उसके बाद कौन हुए, वर्तमान में कौन है, इसको हम जानते हैं। तो लिखेंगे RBI के गवर्नर। अब इसे में लिखेंगे RBI के गवर्नर। ठीक, समय हमारे पास कम ही रहता है भाई जो वीडियो बनता है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, जो मेरे प्यारे मित्रों या मेरे भाइयों या मेरे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, अगर जो पहली बार विजिट कर रहे हो, सब लोग से विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर समझ में आता है तो लाइक और शेयर बिल्कुल करते रहेंगे और सब्सक्राइबर पर विशेष ध्यान देंगे, जिससे हमारे अन्य वीडियोज़ भी आपको आप तक अपलोड होने के बाद तुरंत मिल सके। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से ही आपको ही फ़ायदा होगा, हमको फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं लाइव होकर अगर आऊँगा तो आपको वही चीज़ 1 घंटे 2 घंटे में भी समझाऊँगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाई जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर तो अब इसमें जानते हैं गवर्नर। तो सब पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए पहले गवर्नर कौन थे, तो सर आसवान स्मिथ जी थे पहले गवर्नर। जो RBI के गवर्नर सबसे पहले थे, पहले का मतलब क्या कर सकते हैं, प्रथम, तो उनका नाम था सर आसवान स्मिथ महोदय हैं पहले गवर्नर। और पहले अगर भारतीय गवर्नर की बात किया जाए तो ये सर आसवान स्मिथ महोदय तब थे जब RBI की स्थापना हुई थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, भारत देश आज़ाद हुआ, तो भारतीय गवर्नर बनाए गए थे। लिख लेंगे पहले भारतीय गवर्नर देशमुख जी हैं, सबको पता होगा। लिख लेंगे जो भारतीय गवर्नर बने थे वो कौन थे, CD देशमुख थे।
देशमुख महोदय जी हैं। ठीक है, सी डी देशमुख महोदय हैं। ये भारत के मतलब आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर माने जाते थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कौन है, वर्तमान में आप लोग बताइए, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो सबको पता होगा, शक्तिकांत दास महोदय जी। शक्तिकांत दास, है ना, शक्तिकांत दास महोदय हैं। अगर आपसे पूछा जाए शक्तिकांत दास किस स्थान के गवर्नर बने हुए हैं, तो ये हैं 25वें गवर्नर हैं। कौन है? 25वें गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास जो हैं वो आरबीआई के 25वें गवर्नर, मतलब इसके पहले 24 गवर्नर बन चुके हैं। 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। किसके गवर्नर हैं? आरबीआई के। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं, तो इसको भी जान लेंगे। डिप्टी गवर्नर, तो आरबीआई के कुल 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, है ना। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन है इस समय, तो पहले हैं बीपी कानूनगो हैं, और माइकल पात्रा हैं, एम के जैन हैं, और एम राजेश्वर राव हैं। ठीक है, ये 5 जो है हमारे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। कौन कौन हैं? बीपी एज ए, लिख लेंगे आप लोग, लिखना चाहें तो लिख लीजिए आप लोग फटाफट। बीपी कानूनगो हैं, माइकल पात्रा हैं, तीसरा एम के जैन हैं, और चौथा यम राजेश्वर हैं। हो गया। चलिए, तो बीपी कानूनगो लिख लेंगे, बीपी कानूनगो, और दूसरा माइकल पात्रा, एम के जैन, और एम राजेश्वर राव। ठीक, चलिए, तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हेडिंग डालेंगे आप लोग नोट में। हाँ, कभी कभी आरबीआई के लेखा वर्ष के विषय में बात करता है, तो आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है बेटा, नोट कर लेंगे। नोट में कहीं लिखिएगा, नोट डाल के, यहाँ जैसे मैं लिख रहा हूँ, नोट डाल के इसे लिख लेंगे आप लोग। जब नीचे लिखिएगा, इसके नीचे आप लोग लिखिएगा नोट डाल के, जो आरबीआई का लेखा वर्ष होता है, लिखेंगे आरबीआई का लेखा वर्ष। ये अक्सर पूछा गया है। आरबीआई का जो लेखा वर्ष को सामान्य जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, लेकिन आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है वो 1 जुलाई से 30 जून चलता है। क्या चलता है? 1 जुलाई से 30 जून। ठीक है, 1 जुलाई से 30 जून चलता है क्या? आरबीआई का लेखा वर्ष। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया हो तो हम आगे आरबीआई के कार्यों के विषय में चर्चा करते हैं। चल, हो गया। शॉर्ट स्कैन कर लीजिएगा, स्क्रीन शॉट कर लेंगे आप लोग। तो आरबीआई के कार्य की विषय में अगर बात किया जाए तो लिखेंगे आरबीआई के कार्य। आरबीआई मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य करती है? ठीक, तो आरबीआई के जो ग्राहक, हम आप जैसे लोग ग्राहक नहीं होते हैं। आरबीआई जो होता है वो बैंकों का बैंक होता है। सबसे पहला कार्य किसका करता है? बैंकों का। पहला पॉइंट नोट करेंगे, बैंकों का बैंक होता है। अब बैंकों का बैंक का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जितनी भी व्यापारिक बैंक है, जितने भी जो है औद्योगिक बैंक है, जितने भी जो है कृषि बैंक हैं, जितने भी मतलब इंडस्ट्रियल बैंक है या एग्जिम बैंक, जितने भी बैंकेस हैं, सभी बैंक के पितामह कौन है? आरबीआई है। ठीक, इसलिए इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो सभी बैंकों को धन से सुविधा उपलब्ध कराना, उन बैंकों की जमा को सुरक्षित रखना, इन सब के कारोबार जो है कौन करती है? आरबीआई। अगर हम आप लोग अपना धन ले जाकर सुरक्षित रखना चाहें आरबीआई के पास, तो ऐसी अनुमति वो नहीं दे सकता। वो केवल आप अपने बैंक सहायक बैंकों में रखिए, सहायक बैंक ले जाकर आरबीआई के पास सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई है। अगर आपसे पूछा जाए बैंकों का बैंक निम्न में कौन है, विकल्प दे दिया जाए आरबीआई, व्यापारिक बैंक, औद्योगिक बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, ये सब दे दिया जाए तो आरबीआई आप लोग को सही लगाना है। और क्या किस रूप में? सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य करना। सरकार के आर्थिक सलाहकार
के रूप में कार्य, है ना। सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में भी आरबीआई कार्य करती है। मतलब सरकार को जहाँ पर भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक दृष्टि से वित्तीय कोई मंदी आ गई, वित्तीय काल आपातकाल आ गया, इस तरह से कोई भी समस्या आई, मुद्रास्फीति हो गई, विस्फीति हो गई, अपस्फीति हो गई, सब कोई भी सिचुएशन बढ़ी हुई है, महंगाई आ गई, तो इसका सलाह कौन देता है? आरबीआई देती है। किसको देती है? केंद्र सरकार को देती है। ठीक है, तो सरकार की आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य करती है। पत्र मुद्रा का निर्गमन, तीसरा लिखेंगे पत्र मुद्रा का निर्गमन, है ना। पत्र मुद्रा का निर्गमन का कार्य से केवल 1 रुपए के नोट को छोड़कर, है ना, 1 रुपए के नोट को छोड़कर जितनी प्रकार की नोटें होती हैं, चाहे 2 रुपया हो, 50 रुपया हो, 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, 20 रुपया हो, कुछ भी हो, इसका निर्गमन कौन करती है? आरबीआई करती है। लेकिन 1 रुपये कौन करता है? भारत सरकार करती है। इसका निर्गमन कौन करती है? भारत सरकार। भारत सरकार करती है, जिससे भारत सरकार के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, तो ये काम कौन करती है? भारत सरकार करती है, लेकिन अन्य नोटों का निर्गमन आरबीआई स्वयं करती है। चौथा पॉइंट नोट करेंगे, अंतिम ऋणदाता के रूप में। अंतिम ऋणदाता मतलब जो आरबीआई होती है, ये अन्य सहायक बैंकों की अंतिम ऋणदाता होती है। अगर आरबीआई, अन्य सहायक बैंक अगर आरबीआई से ऋण ना प्राप्त कर पाए तो आरबीआई कहीं से ऋण प्राप्त नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि इसलिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करती है। और लिखेंगे पांचवा, विदेशी मुद्रा का संरक्षक। ये विदेशी मुद्रा का संरक्षक के रूप में कार्य करती है। और बहुमूल्य वस्तुओं का संरक्षक, बहुमूल्य वस्तुओं का संरक्षण, बहुमूल्य वस्तुओं का भी संरक्षण देने का कार्य आरबीआई। तो ये मोटे तौर पर कुछ इसके अलग अलग प्रकार के मैंने कार्यों के विषय में बताया, नोट कर लेंगे। अब जैसे आरबीआई के लिए जो है लगभग आरबीआई के विषय में जानकारी काम भर का आप लोगों को हो गया है। लेकिन अभी जैसे इसमें रेपो रेट, इसके कुछ मतलब कुछ एक तरह से हथियार होते हैं ना, उपकरण होते हैं। जैसे रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, और ESR हो, CRR क्या होता है, CLR क्या होता है, या MSF क्या होता है ना। ये सब कुछ ऐसे उपकरण हैं जिनके विषय में भी चर्चा नहीं हो पाई है। शायद अगर आप प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्लास में इन सब के विषय में बताकर ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को भी समझ में आए। तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों के पास। धन्यवाद।